Hello students, today we are doing the topic number 9.10 characteristic or central axis. The given system of can be reduced to a single force. अभी हमने लास्ट अपने आर्टिकल्स में किया हुआ है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्स होता है हम उसे किस में रिड्यूस कर सकते हैं, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं एंड टुगेदर विद द कपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जिसका हमारे पास मूवमेंट क्या होता है जी कोस ऑफ थीटा सच दैट एंड ऑल्सो एक और हमने आर्टिकल किया था लास्ट अभी पोजिशन सेंट्रल एक्सिस वाला कि उसकी एक्सिस ऑफ जो कपल होती है मूवमेंट की एक्सिस ऑफ कपल वो कोइंसाइड करते हैं विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. द एक्सिस ऑफ द कपल इज कॉल्ड, तब हम उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं एंड इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि उस सेंट्रल एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द सेंट्रल एक्सिस फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर्स इज यूनिक. हमेशा वो जो सेंट्रल एक्सिस बनती है वो हमेशा यूनिक बनती है. एंड द सेकंड वन इज द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल about the central axis is g cos of theta. It is less than the moment g of the resultant couple corresponding to any other point O. वो बोल रहा है जो हमारे पास रिमेनिंग फोर्स बचा था एक r और एक जो g cos थीटा बचा था, ठीक है, उसके अलावा मैं अगर O पॉइंट पर कोई और मूवमेंट लेती हूँ तो हमेशा g cos थीटा उस किसी और मूवमेंट से हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा. कैसे, देखो वी नो दैट cos ऑफ थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सो अगर मैं जी कोस थीटा को बोलूँ तो हमेशा किससे लेस रहेगा, जी से. यानी कि जी कोस थीटा अपने किसी और भी मूवमेंट से अगर हम निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है टू डिटरमाइन द कंडीशन इन ऑर्डर दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन अ स्पेस रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स. ये बोल रहा है फर्दर अब तक हमने काम किया था जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्स था वो रिड्यूस हो जाता है एक सिंगल फोर्स में एंड अ कपल. ठीक है, अब ये बोल रहा है उस कपल को भी हम हटा दें, वो सिर्फ किस में रह जाए, एक सिंगल फोर्स में रह जाए. देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही अगेन क्या है, एक हमारे पास रिमेनिंग आर कोई भी एक फोर्स रह गया था और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, जिसका जी हमारे पास क्या मूवमेंट है, कपल की एक्सिस है और उनके बीच में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है. फिर फर्दर ये बोल रहा है जब अगर हम उसको चेंज करते, देखो लास्ट में ये तुम्हारी बुक में थोड़ा सा गलत है, इधर नहीं लिखा था हमने, जब लास्ट में हमने फाइनल हम रिजल्ट पे पहुंचे थे कि हमने अपने सिस्टम को रिड्यूस कर दिया था एक फोर्स में और उसी लाइन के ऊपर जो एक्सिस थी हमारे पास कपल की वो लाई कर गई थी जी कोस ऑफ थीटा वाली, तो वो पॉइंट O1 के ऊपर आई थी, ठीक है, ना कि O के ऊपर. तो ये यहाँ से इसको हटा देना. लेट O बी द आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट. The given system of force can be reduced to a single force and acting point O along OA and a axis of couple of movement along the OD. ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड द कंपोनेंट है हमारे पास, जो ये आर फोर्स है इसके, एंड एल एम एन आर द कंपोनेंट है ऑफ द जी के, इसके कपल ऑफ मूवमेंट के. ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइंस ऑफ ओ ए. डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हमने लास्ट आर्टिकल में भी निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं, एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर एंड जेड ओवर आर. सिमिलरली अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किसके जी के निकालने हैं तो वो उस जी के मैं कैसे निकालूंगी, जी के कंपोनेंट्स थे एल एम एन, दैट मीन्स एल ओवर जी, एम ओवर जी एंड एन ओवर जी. नाउ द एंगल बिटवीन द ओ ए एंड ओ डी हमें कितना गिवन है, थीटा गिवन है. तो बेटा ये हमें पता है रिजल्ट हमारे पास जब भी हम डायरेक्शन कोसाइंस के हमें गिवन होते हैं तो वहाँ से हमें निकालना होता है अगर एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल एल डैश, एम एम डैश एंड एन एन डैश. तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ तो किस किस की हैं, एल एम एन की, और ये सारी वैल्यूज़ हैं एल डैश, एम डैश और एन डैश की. सो एल एल डैश, एम एम डैश एंड एन डैश इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा. ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, जी आर का एलसीएम लेके उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, दैट विल बिकम जी आर कोस ऑफ थीटा. नाउ ऑल्सो द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिड्यूसेस टू अ सिंगल फोर्स. अब वो बोल रहा है जो हमें प्रूव करना था कि अब तक तो हमने ये शो किया है कि जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स था एक रिमेनिंग एक फोर्स में और जी कोस ऑफ थीटा में रिड्यूस होता है, बट अब इस आर्टिकल में बोलना है कि ओनली सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए. वो कब होगा, व्हेन ऑल्सो द गिवन सिस्टम ऑफ force can be reduced to a single force together with a couple of movement g cos of theta such that कि axis of जो couple coincide with the direction of the force. वो कब होगी, when if we take theta is equals to 90 डिग्री. अगर जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये एंगल बन जाता है 90 तो उस केस में मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग बचेगा ये फोर्स. ठीक है, कैसे, देखो थीटा को अगर मैं 90 ले लेती हूँ तो मेरे पास कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो. एंड जैसे ही कोस ऑफ थीटा मेरे पास जीरो हो जाएगा तो जो ये जी कोस थीटा होता है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वो फिनिश. सो मेरे पास जो इधर देखो फिर इक्वेशन नंबर 1 में जी कोस थीटा हमारे पास जैसे ही फिनिश हो जाता है तो रिमेनिंग सिर्फ मेरे पास फोर्स क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, इन दिस केस गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर where
जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था कि हम अपने सिस्टम को सिर्फ सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास हम टेक खुद से लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसने यही पूछा था कि वो कंडीशन क्या होगी। दस द कंडीशन इन ऑर्डर दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्स इन अ स्पेस शुड बी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स दैट इज जे। अब क्वेश्चंस में अगर निकालना आएगा कि वो हमारे पास सिस्टम को सिर्फ एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है, तो वहाँ पर हम अपनी इस कंडीशन को यूज़ करेंगे Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स का मतलब क्या होता है? अनचेंज्ड होना, ठीक है। टू शो दैट द क्वांटिटीज Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, जो अभी अभी रिमेनिंग हमारे पास ये बचा था, फोर्स बचा था, वो एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये वैल्यू किसकी हुई? आर स्क्र की, क्योंकि आर हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस विल, ये हमारे पास वैल्यू होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। आर इनवेरिएंट, ये वैल्यूज मेरे पास इनवेरिएंट होंगी फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्स वट एवर ओरिजिन एंड एक्शन में बी चूजन। हमें ये शो करना है कि हमारे पास सपोज पहले ये है कोई भी एक 3 डायमेंशन में, इस डायमेंशन में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले रही हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर मैं उसका ओरिजिन चेंज कर दूँ या उसकी एक्सिस को चेंज कर दूँ या रोटेट कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या शो करना है कि जो मेरे पास ये फोर्स है और ये कंडीशन है, ये हमेशा आर स्क्वायर और ये फोर्स हमेशा क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो let us start now. Let O be any arbitrary chosen point है. The given system of force can be reduced to a single force R acting at an point O along with the line OA and together with the couple of movement, और एक couple of movement बनता है हमारे पास G, ठीक है, वो लाई करता है OD एक्सिस पे। Let थीटा be the angle between the OA and the OD, couple of जो एक्सिस होती है उसके बीच में और फोर्स के बीच में एंगल हमारे पास थीटा होता है। ये आर्टिकल इतना सेम होगा जो हमने अभी अभी ऊपर किया है, हमारे पास ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे एंड कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला है कि वो इनवेरिएंट शो करना है हमें, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी को हम इनवेरिएंट कैसे शो करेंगे? इसको शो करेंगे हम बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। जब हमने सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पर हमने बोला था द सेंट्रल एक्सिस विल बी ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, यानी कि वो कभी भी डिफर नहीं कर सकती है। तो इफ अगर हमारे पास सेंट्रल एक्सिस क्या होगी? यूनिक होगी, इट मीन्स दैट ऑल्सो द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स हमारे पास जो आर टुगेदर विद द कपल जो रिड्यूस हुआ था एंड कोइंसाइड किया था डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वाली लाइन के ऊपर, एंड दिस एक्सिस ऑफ द कपल इज सेंट्रल एक्सिस, हमेशा वो क्या होती है? यूनिक होती है, हमें पता है, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये हमारे पास वो कपल की सेंट्रल एक्सिस यूनिक होगी, सो इट मीन्स दैट हमारे पास जो आर होगा और जी कोस थीटा होगा वो भी कैसे होंगे? यूनिक होंगे, ठीक है। देखो उस कंडीशन में जब मेरे पास जो फोर्स रिमेनिंग बच जाता है और मेरे पास जो मूवमेंट बचता है कपल ऑफ एक्सिस का, वो एक ही लाइन पर जब एक्ट करते हैं, यानी कि वो जब एक सेंट्रल एक्सिस पे बन जाते हैं, उस केस में वो हमेशा क्या होती है? यूनिक होते हैं। और उस केस में अगर वो यूनिक होते हैं तो मेरी आर की वैल्यू और मेरी जी कोस थीटा, ये दोनों ही वैल्यू क्या रहेंगी? अनचेंज रहेंगी, ठीक है। अब देखो जी कोस थीटा अगर मेरे पास अनचेंज रहेगा तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 की Lx प्लस एम वाई प्लस एन वाई, जो ये फोर्स है ये भी मेरे पास क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। एंड ऑल्सो आर इज इनवेरिएंट, अगर आर इनवेरिएंट होगा तो वी नो दैट आर स्क्र ऑल्सो इनवेरिएंट होगा, इट मीन्स दैट आर स्क्र की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये इनवेरिएंट होगा, ठीक है। एंड जी कोस थीटा इनवेरिएंट, यहाँ से मैंने बोल दिया जी कोस थीटा इनवेरिएंट है तो ये वैल्यू भी इनवेरिएंट रहेगी। सेम यही दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इनवेरिएंट रहेगा एंड सेकेंड वन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र मेरे पास क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा। तो यही दोनों चीज़ मेरे को प्रूव करनी थी। एंड दिस फॉर द गिवन सिस्टम इज कॉल्ड द यूनिक एंड द रेंज इज ऑलवेज यूनिक। यही हमारे पास क्या होती है? डेफिनेशन होती है रेंज की भी, ठीक है। जो अब हमने लास्ट में एक ये डेफिनेशंस छोड़ दी थी, अब आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी कि सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, रेंज क्या होता है एंड सिमिलरली स्क्रू क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। हमें क्या करना है? जब सेंट्रल एक्सिस है, हमें पता है सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, जब हमारे पास आर जो रिमेनिंग फोर्स बचता है उसी के ऊपर जी कोस थीटा हमारे पास लाई कर जाता है, यानी कि जो मूवमेंट की हमारे पास कपल की मूवमेंट की हमारे पास क्या होती है? एक्सिस होती है, वो लाई करने लग जाती है, तो वो सेंट्रल एक्सिस की हमारे पास इक्वेशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट एक्स वन वाई, अच्छा अभी कैसे निकालते हैं कभी भी इक्वेशन? हम अपने कोई भी न्यू पॉइंट लेके चलते हैं x1 y1 z1, उसके रिलेशन में कोई भी एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट में उसको रिप्लेस कर देते हैं अपने वापस ओरिजिनल वैल्यूज़ में x, y, z में, ठीक है। सो वही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। लेट x1 y1 z1 भी कोई भी एनी पॉइंट है मेरे पास सेंट्रल एक्सिस के ऊपर। देखो ये मेरे पास कोई भी
सेंट्रल एक्सिस है, ये आर फोर्स है, ये जी कोस थीटा उसकी एक्सिस है कपल की, ठीक है। और ये मेरे पास 3D, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट के इस एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया है x1 y1 z1, ठीक है। ये बोल रहा है जब मैं उसके ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर देती हूँ, सपोज मैंने अभी ये ओरिजिन ले लिया कोई भी नया o डैश, तो जब मैं उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर देती हूँ तो जो उसकी वैल्यूज़ हैं मेरे को ये दिखानी है कि क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो देखो x1 y1 z1 विद एनी पॉइंट है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, ये मैंने सेंट्रल एक्सिस है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया x1 y1 z1, axis refer to the coordinate axis ox, oy and oz through O. The system reduced to a force R at this point and a couple of moment g cos of theta, उसको ये k भी नाम दे रहा है couple of moment को, ठीक है। देन द वैल्यू एक्स वाई जेड हमेशा क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। ये बोल रहा है जब हम उसको न्यू उसमें ओरिजन पे शिफ्ट भी कर देंगे तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू है ये मेरे पास क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे पास सपोज जी के कोऑर्डिनेट्स थे एल एम एन, आर के कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, जब मैं उसको शिफ्ट करूँगी ओरिजन को तो जो एक्स वाई जेड है मेरे पास वो तो रहेंगे अनचेंज, बट जो एल एम एन थे पहले वाले लाइन के वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, जब मैं उसको नए ओरिजन पे शिफ्ट करूँगी तो वो मेरे चेंज हो जाएंगे और उनका नया का नाम दे दूँगी मैं एल डैश एम डैश एन डैश इन द न्यू ओरिजन। तो वही ये बोल रहा है कि द एक्स वाई एंड जेड रिमेन्स द अनचेंज। ये हमारे पास लास्ट आर्टिकल भी यही था कि हमारे पास जो वैल्यूज थी कंप्लीट आर स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी मेरे पास कंप्लीट क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। नाउ इफ एल डैश एम डैश एन डैश विद द कंपोनेंट ऑफ दिस कपल वी फाइंड दिस कंपोनेंट, और इनको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमारे पास ओल्ड डायरेक्शन उसके कंपोनेंट्स थे जी के एल एम एन, बाय रिप्लेसिंग द एक्स वाई जेड, इनको रिप्लेस करके एक्स को एक्स माइनस वन से, वाई को वाई माइनस वन एंड जेड को जेड माइनस वन। हमें जब अपनी न्यू एल डैश एम डैश एन डैश न्यू जी के कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस वन, एम डैश के लिए वाई को रिप्लेस करेंगे वाई माइनस वाई वन से, और जेड को रिप्लेस करेंगे हम जेड माइनस जेड वन से, ठीक है। वही लिखा हुआ है। नाउ अब ये देखो हमने लास्ट आर्टिकल में बेटा यहाँ से वैल्यू निकाली थी, एल हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर, ये होता है। तो सेम यहाँ पर हम ये वैल्यू निकालेंगे। एल हमारे पास यहाँ पर हम x1 y1 और z1 के कोरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा y z1 माइनस जेड वाई वन, सिमिलरली m की वैल्यू एंड सिमिलरली n की वैल्यू, ये हमने लास्ट आर्टिकल से यूज़ किए वैल्यूज़। नाउ अब जो हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स यूज़ निकालने हैं एल डैश के, मैंने अभी अभी बताया एल डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स वन से। तो यहाँ पर जो मेरे पास l की वैल्यू में y कोऑर्डिनेट है, इस y को मैं चेंज करूँगी y माइनस वाई वन से, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस वाई वन इंटू जेड वन, यहाँ z को रिप्लेस करेंगे z माइनस जेड वन इंटू कैपिटल वाई वन। सिमिलरली हम इन दोनों में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एल डैश एम डैश और एन डैश की, ठीक है। ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर, अब डायरेक्शन कोसाइंस आर की कैसे निकालेंगे, आर के कंपोनेंट होते हैं बेटा देखो मेरे पास एक्स वाई जेड, तो जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं तो एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर एंड जेड ओवर आर, यही बनते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो गए आर के। एंड वहाँ पर अब जी कोस थीटा होता था, जी कोस थीटा को नाम दिया उसने के, तो पहले मैं लिखती थी जी कोस थीटा के एल ओवर जी, एम ओवर जी और एन ओवर जी, ये लिखती थी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर न्यू वाले के एल डैश एम डैश एन डैश और जी कोस थीटा को उसने रिप्लेस किया हुआ है के से, तो ओवर के, ठीक है। नाउ सिंस द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स आर एंड एक्सिस ऑफ द कपल इज सेम, ये बोल रहा है इस आर्टिकल में जब हमने ली थी जो हमारे पास लाइन ऑफ द एक्शन थी फोर्स की वो, और जो हमारे पास जो एक्सिस है कपल की, वो दोनों अगर सेम है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे सेम प्रोपोर्शन के अंदर होंगे। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एल डैश ओवर के, देखो ये वैल्यू कैसे होंगी, इस तरह से हो जाएंगी एल डैश ओवर के ओवर एक्स ओवर आर, एम डैश ओवर के ओवर वाई अपॉन आर एंड एन डैश ओवर के ओवर जेड ओवर आर, ठीक है। यहाँ से एक्स से के कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या टर्म बचेगी, एल डैश ओवर एक्स, एम डैश ओवर वाई एंड एन डैश ओवर जेड, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ रिमेनिंग बचेंगे। देखो वही यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टेप लिखा हुआ है तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, इनका प्रोपोर्शन सेम होगा। तो नाउ अब हमें क्या करना है, उसके बाद एल डैश की वैल्यू देखो हमारे पास एल डैश की वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी एम डैश की और एन डैश की, वैल्यूज़ पुट करी हमने एल डैश एम डैश एन डैश की।
अब जैसे हम काम पीडी में करते हैं, आपको याद होगा जब हम 3 इक्वेशंस को कॉरस्पॉन्डिंग सोल्व करते थे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, मल्टीप्लायर्स को चूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। इस फर्स्ट मैं फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर्स चूज़ कर रही हूँ एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स से डिवाइड, इसको वाई से मल्टीप्लाई, वाई से डिवाइड, जेड से मल्टीप्लाई, जेड से डिवाइड एंड ऐड कर दूंगी तीनों को। सो दिस विल बिकम एक्स इंटू होल टर्म एंड नीचे एक्स स्क्वेयर, दिस विल बिकम वाई इंटू होल टर्म नीचे वाई स्क्वेयर एंड दिस विल बिकम जेड इंटू होल टर्म नीचे जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए। फिर नेक्स्ट में देखो, अब हमारे पास इसमें से सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ रिमेनिंग टर्म बचेंगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और नीचे हमारे पास टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। नाउ वी नो दैट लास्ट आर्टिकल में हमने किया था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू क्या आई थी, जी आर कोस थीटा। इधर देखो ये वैल्यू मेरे पास आई थी जी आर कोस ऑफ थीटा। सो हमने इस वैल्यू को रिप्लेस किया जी आर कोस थीटा, एंड ये वैल्यू हमें पता है आर स्क्वेयर की होती है। नाउ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आर, एंड जी कोस ऑफ थीटा को हमने क्या बोला था इधर, के नाम दिया था। ठीक है, सो दिस विल बिकम के ओवर आर, एंड ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है के ओवर आर, ये हमारे पास इन तीनों कोरस्पॉन्डिंग को सोल्व करने के बाद आई है। सो दिस विल इक्वल्स टू के ओवर आर, और के ओवर आर को ही मैं क्या बोलती हूँ, पिच बोलती हूँ। सो हमारे पास यहाँ से एक और डेफिनेशन क्लियर हो गई कि हमारे पास पिच क्या होती है। वो हमारे पास जो यहाँ पर था, द रेशो के ओवर आर इज कॉल्ड द पिच ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक और डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जो हमारे पास ये रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। बट अब हमें निकालनी क्या थी, सेंट्रल एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश थे उनको हम रिप्लेस कर देंगे वापस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से। तो जहाँ पर हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू उनको वापस रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, एंड विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास, ये इसको नया नाम दे दिया कोई भी से p, विच इज़ द पिच ऑफ द सिस्टम। सो तुम्हें आगे जाके इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल, जब क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो अपनी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस लर्न रखनी। ओके, थैंक यू।